पोटास क्या करेगा, जैसे प्लास्टर किया आपने, पीओपी किया, उसके बाद में फर्निशिंग, और फर्निशिंग का काम आता है कि कहीं टेबल बनाई, कहीं अलमारी बनाई, कहीं क्या आवश्यकता है, तो जैसे जिस प्लांट की आवश्यकता है उसके अनुरूप माइक्रो न्यूट्रिएंट काम करते हैं। ये सिंपल सा आप थ्योरी समझ लें कि एक मकान के हिसाब से नींव मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए, और स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो नाइट्रोजन क्या करता है, सिर्फ उसकी वानस्पतिक वृद्धि करता है, ओनली एंड ओनली उसके तने का विकास करेगा, शाखाओं का विकास करेगा, हरापन लाएगा, क्लोरोफिल बढ़ेगा, और क्लोरोफिल बढ़ेगा तो पौधे में भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो उसका विकास होगा। लेकिन अपन चाहें कि अत्यधिक उसका विकास करके उससे लेंगे तब होगा क्या, जैसे जैसे ज्यादा नाइट्रोजन आप उपयोग में करेंगे, पौधे की इंटरनॉट बढ़ने लगेगी। आप देखते हैं ना, सोयाबीन कभी कभी कमर के बराबर आ जाती है, किसी किसान ने अगर यूरिया उपयोग कर जाए, वो कहां से आ जाती है, उसकी जो दो इंटरनॉट से बोलते हैं, एक जो गांठ होती है उसके बाद में दूसरी गांठ का हिस्सा है, ठीक है। अगर एवरेज उसका 2 इंच या 2.5 इंच है और ज्यादा नाइट्रोजन उपयोग में लेते हैं तो वो 4 इंच तक पहुंच जाता है, और आप खुश होते हैं कि मेरी सोयाबीन तो कमर बराबर होगी, पिता साहब बताएंगे कमर बराबर होने के बाद में उसमें इतना भोजन बन गया कि कीड़े वीड़े सब उसमें लग गए। तो नाइट्रोजन आपका ओनली वानस्पतिक वृद्धि का काम करता है, पोटास आपके प्लांट के अंदर उसको सूखे से लड़ने की क्षमता, गीले से लड़ने की क्षमता, दाने में चमक लाना, कई बीमारियों से लड़ने के लिए आपको पोटास सहायता। फिर आती है बात सल्फर की, कि सल्फर क्यों, क्योंकि सल्फर डेफिशिएंसी अपने जिले में तो बहुत है, कारण हैवी फीडर आपका लहसुन भी है, हैवी फीडर आपका प्याज भी है, तो हैवी फीडर सल्फर की सोयाबीन भी है, क्योंकि तिलहन फसलें बहुत आप बो रहे हैं, बो रहे नहीं बो रहे, तेल वाली फसलों में सल्फर की महती आवश्यकता है। अगर सल्फर नहीं है तो सीधा सीधा आपका प्रोडक्शन डाउन है, पोटास नहीं है आपका प्रोडक्शन डाउन है, आपने भले कितना ही फास्फोरस दिया हो, लेकिन अपना अन्य फसलों में तो एक थंब रूल बन गया है कि साहब हमें ये फिक्स है कि 20 किलो डीएपी से होता है, पूरे गांव में 20 किलो ही चलेगा, किसी गांव में 25 किलो तो 25 किलो चलेगा, और किसी गांव में 1 कट्टा राकुड़ा है तो 1 कट्टा राकुड़ा चलेगा, अपन पूरे गांव के हिसाब से चलते हैं, जबकि आपका खेत से खेत वेरी करेगा। एक ही किसान के अगर 2 खेत है तो दोनों ही वेरी करेंगे अगर आपने सॉइल टेस्ट कराया, लेकिन अपन उस ओर ध्यान देंगे, और फिर चाहते हैं अपन कि मेरे उधर वाले हार के कुएं में तो इतनी बैठी, इधर तो कम बैठी। भाई उसको जितना भोजन कराओगे, जितनी एफिशिएंसी होगी उसका दोहन नहीं करोगे, आपको प्रोडक्शन मिलने वाला डीएपी है, 12-25-16 है, ठीक है, और आपके पोटास भी आ रहा है, तो राकुड़े भी आ रहा है, तो कोई ग्रोमोर के नाम से आ रहा है, कोई किस नाम से आ रहा है, आदमी गन चक्कर हो जाता है, दिमाग में जाता है। आप सीधा सीधा फंडा रखे, जो भी कंपनी का ले उसमें न्यूट्रिएंट क्या क्या है, पहली बात, क्योंकि आप सब शिक्षित हैं, आप एक लेमन नहीं है कि आप जाके के साथ ले खाद दे दे मेरे को, वो कुछ भी पकड़ा देगा, आप कुछ भी ले आए, नहीं, आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, नाइट्रोजन कितने, फास्फोरस कितने, पोटास कितनी, और मेरे को कितनी देनी है। अब कितनी का पता कैसे लगे, एक तो आपने मिट्टी परीक्षण कराया हो तो पता लगेगा कितनी देनी है आपको, आपके खेत की कितनी डिमांड, या फिर उस फसल की जो संसूत मात्रा वैज्ञानिकों ने निर्धारित की है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन लेने के लिए आपको इतनी मात्रा नाइट्रोजन की, इतनी फास्फोरस की, इतनी सल्फर की, इतनी जिंक। अब मैं मेन फसलों की बता देता हूं। मुख्य रूप से अपन अपना एरिया अफीम का है, लहसुन का है, प्याज का है, तो ये कैश क्रॉप, इनमें ज्यादा आदमी विश्वास रखता है कि यार मेरे को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, बाकी तो साहब अलसी है तो मैं तो बोलूंगा, सरसों है रायडा में कर लूंगा, मेरे को सब आता है उसमें, बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को इनपुट मिल जाए। इनपुट सभी के लिए चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा है, सबके मन भी गदगद है उसको, तो मैं उसी की बात करता हूँ। आप अफीम बोते हैं, लहसुन बोते हैं, प्याज बोते हैं, आपको पता है, मैंने पहले बात करी थी ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, आपको खुद को पता है कि इसमें गोबर की खाद देना मेरे को जरूरी है, वहां समझदारी है आप, लेकिन रायडे के लिए समझदारी नहीं है, गेहूं के लिए समझदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज आप उसमें भी उपयोग में लोगे, ये चीज क्या
वर्मी कंपोस्ट, आपके नाडेप की खाद, आपके पके हुए गोबर की खाद। अब गोबर की बात करें, डालता है किसान, अभी में भी डालता है, लेकिन सारे कचरे बदले को खेत में ले जाता है। कैसे ले जाता है? पूरा कच्चा गोबर लेके जा रहा है, उद्दी घोटला उसी से हो रहा है। और अब तो आप सफेद डॉक्टर जो डॉक्टर साहब बताएंगे तो भी वहीं से ही ले गए किसान, वहां पे खेतों पे ले जाकर पटक के उसको अब वहां से हटाने की तैयारी कर रहा है। तो कच्चा गोबर कभी नहीं लेता है, क्योंकि अब आप हमेशा देखेंगे कि आज गोबर किया है गाय है भैंस ने, उसको भी ट्रॉली में डाल के दे देते हैं। क्या वो पका हुआ है? नहीं है ना। वो पका हुआ आपका 50% मान ले, 50% तो आपने पका नहीं, और 50% कच्चा है। तो कच्चा दीमक, और अगर आपको सही स्वास्थ्य रखना है तो रिकमेंडेड डोज है 25 टन पर हेक्टर गोबर के खाद की। और अगर उसी की जगह वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो 5 टन पे आ जाती है बात। 5 टन पर हेक्टर अगर आपने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। यदि इन चीजों का इस्तेमाल किया है तो सीधा सीधा आपके रासायनिक खादों की मात्रा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अफीम जैसी स्थिति में वो भी कम नहीं करते, लहसुन अफीम में नहीं करते कम। मैं वो भी मात्रा डालूंगा और ये भी डालूंगा, आप उसको बैलेंस करें। भाई खेत तो मना नहीं कर रहा, आप पैसे भी डालते ना उस गड्डिया 500 की, तब भी वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल रहा, पैसा आपका है। लेकिन अपन लागत अगर बढ़ाएंगे तो फिर कैसे अपन कंपीट कर पाएंगे मार्केट से? भाव तो आप जानते हो कि कहां से चलते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं ऊपर नीचे। तो अपन जहां अपने को बचाना है वहां पे अपन बचा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा था कि साहब संस्तुत मात्रा क्या होती है। संस्तुत मात्रा अगर कुछ नहीं दिया है तो अफीम में 150 किलो नाइट्रोजन चाहिए, आपने गोबर ओवर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर जा रहा है 150 किलो। 80 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और 45 किलो पोटास की आवश्यकता होती है, 20 किलो सल्फर की, और 25 किलो जिंक सल्फेट। ये मोटी मोटी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट बात नहीं कर रहा, मोटे मोटे तत्वों का। इतनी मात्रा की यदि बात करें अपन 1 हेक्टर की, तो अगर कैलकुलेट करते हैं सारा, तो यूरिया अगर एक आने में हिस्से में आ रहा है 2 से 3 किलो, 3 किलो तक यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर फॉस्फेटिक दिया है, क्योंकि कई सारे चीजें हैं। अगर डीएपी आपने इस्तेमाल किया उसमें भी नाइट्रोजन मिल रही है, 18% मिल रही है ना, लेकिन उसकी नाइट्रोजन को तो नगण्य मानते हैं। उसके नाइट्रोजन तो है उसके अंदर, पौधा लेगा ठोस के रूप में लेगा। पौधे को हर एक तत्व की उसके जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन यानी अंकुरित हुआ, उससे जड़ बनी और तना बना, तब से ही उसकी डिमांड शुरू हो जाती है, और जीवन पर्यंत उसकी डिमांड रहती है। जीवन पर्यंत डिमांड रहती है, तो जीवन पर्यंत नाइट्रोजन कौन सप्लाई करेगा? वो डीएपी या एनपीके जो इस्तेमाल किया है वो जमीन के अंदर है। जो ऊपर से बेसल डोज में आपने यूरिया इस्तेमाल किया है ना, वो 7-8 दिन में ही अपना काम करके, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म को कंडेंस करके बनाया जाता है, वोलेटाइल है। यूरिया को जमीन में फेंक देंगे उड़ जाएगा, वाष्पशील है वो, आपको दिखेगा भी नहीं, सिर्फ निशान दिखेगा उसका। लेकिन अपन उस ओर ध्यान, आपको कैलकुलेशन इसकी करनी है। मैंने जो ये डोज बताई ये है ना नाइट्रोजन की मात्रा, ना कि डीएपी की मात्रा, ना कि पोटास की मात्रा। ऐसे ही अगर आपके लहसुन की बात करें तो जो संस्तुत मात्रा है वो 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, और 40 किलो पोटास, और 25 से 30 किलो सल्फर। क्योंकि जो लहसुन की पंजेंसी है, जो चरपराहट है, वो किस कारण आती है? सल्फर के कारण। अगर सल्फर की मात्रा होगी तो वो चरपराहट रहेगी, और सल्फर दिया है उसकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ती है। कीपिंग क्वालिटी समझ रहे हो ना, उसको भंडारण की क्षमता उसकी एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ती है। साथ ही जिंक भी आपको इस्तेमाल करो। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? और प्याज और लहसुन की लगभग सेम रिकमेंडेड डोज। अब इसको निकालने का तरीका भी आप सब एक लेमन तो नहीं समझ आएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि भाई 100 किलो इस्तेमाल करते हो, मैंने हेक्टर की डोज बताई आपने लिख ली होगी, 100 किलो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर डीएपी से लिया है तो 46 किलो, अगर 100 किलो इस्तेमाल किया है तो 46 किलो फास्फोरस मिलेगा, 18 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है। अगर पोटास इस्तेमाल किया है आपने
100 किलो इस्तेमाल करते हैं तो 60 किलो पोटास मिलता है। मेरे तो पोटास अगर 100 किलो इस्तेमाल करते हो तो 60 किलो मिलता है। और ये कपड़े पे लिखा रहता है, मैं क्या बता रहा हूँ, सब आप जानते हैं उसमें लिखा है। लेकिन उसको निकालना है, निकालोगे कैसे? इसका करेक्शन फैक्टर निकाल दो और जितनी मात्रा है उससे गुणा कर दो। ठीक है, करेक्शन फैक्टर जैसे डीएपी का निकालना, तो 100/46 2.17 आया। अब आपको अगर 80 किलो लेनी है तो 2.17 गुणा 80, टोटल आपको डीएपी से मात्रा देनी 1 हेक्टर में आ जाए। समझ में आया? कि ये आया नहीं है? किलो फास्फोरस देनी है तो 2.17 से गुणा कर दो, सीधा सीधा 1 हेक्टर की आपके फास्फोरस की डोज निकल गया। इतना डीएपी आपको देना है। ठीक है, अब आगे समझ में आ गई ना? ऐसे ही यूरिया की डोज निकालोगे तो यूरिया में भी 46% नाइट्रोजन होती है। क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं ना, कहीं डीएपी का जिक्र नहीं होता, कहीं राकोडिया का जिक्र नहीं होता, वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर और जिंक का और केजी में आ जाता है। किसान सोचता है, कंफ्यूज कहाँ होता है, किसान सोचता है कि यार इतना ही डालना है मेरे को, फिर कहता है कि यार इतने से क्या होगा, ये तो सब पागलपंथी के काम है, तो वैज्ञानिक है वहां बैठे बैठे कर लेते हैं, इसमें तो ज्यादा चाहिए। वाकई में ज्यादा चाहिए, वो सिर्फ ओनली उसकी एलिमेंट की डोज है, न्यूट्रेंट की डोज है, ना कि आप जो दे रहे हैं उसकी डोज। उसकी डोज तो ज्यादा होगी। 100 किलो यूज करने पे कितना मिल रहा है? 46%, 46 किलो मिल रहा है। ऐसे यूरिया है, मैंने कहा साहब 150 किलो देना। अब 150 किलो में 150 किलो यूरिया नहीं लेना, 150 किलो नाइट्रोजन देनी, नत्रजन देनी। अब 150 किलो नत्रजन देने के लिए कितना यूरिया के बैग लगेंगे, वो आप कैसे करेंगे? 100/46 तो 2.17 आया। 2.17 को गुणा तो 150 से ला। लेकिन अब बात आती है कि साहब डीएपी में तो नाइट्रोजन दिया था, वो भी तो कम करोगे, माइनस करोगे कि नहीं करोगे? अगर पूरा दे दिया तो नाइट्रोजन की मात्रा तो बढ़े, और बढ़ गई वैसी कंडीशन में क्या होगा? फसल पेंडाएगी, होगी सही। तो आपको इसकी कैलकुलेशन निकालना जरूरी है। पर आजकल जो अगर मिट्टी परीक्षण कराते हैं उसमें चेंज कर दिया है, किसानों के हिसाब से कर दिया है कि आपको इतने किलो डीएपी का देना है। आपने रिपोर्ट पढ़ी कभी? किसी ने पढ़ी है सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट? अभी कराई थी ना एकदम। उसमें विकल्प के रूप में आता ना, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, 3 विकल्प बना दिए। यस यस यस। जबकि आपको लिटरेचर में कहीं पढ़ोगे तो वहां सुपर फास्फेट का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो लिटरेचर में कई सारे फर्टिलाइजर आ रहे हैं। अगर मान लो एक का कर दिया सा तो दूसरे से देना चाहेगा, उसके एरिया में मिला के नहीं। वो लिटरेचर तो ऑल ओवर इंडिया चलता है भाई, ऑल ओवर इंडिया उस क्रॉप की जो संस्तुत मात्रा है, वो रिकमेंडेशन है, वो तो सेम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप उस अगर सॉइल टेस्टिंग लैब का वो रिपोर्ट है तो उससे भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देने की बात आती है तो देने में भी बहुत बड़ी चूक कर रहा है अपना किसान। क्या चूक कर रहा है? अपन मर्जी आए वैसे खाद का इस्तेमाल, मर्जी आए तब, मर्जी आए जैसे और मर्जी आए तब, जब नींद खुल गई तभी सवेरा। और अभी वाले किसान तो मुख्य रूप से खड़ी फसल में टीएमपी को डंडे से बोड़ के और दे रहे नहीं दे रहे हैं, और सभी दे रहे। भले यहाँ बोलने पे शर्म आ रही हो लेकिन सभी दे रहे। हम मना करते हैं तब भी कि साहब ये तो गंडे हैं, देखो हरी हो गई फसल। अरे भाई उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा थी उसने हरा कर दिया उसको। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा थी, हरा कर दिया, लेकिन हरा ही करना था तो 260 रुपए 270 रुपए का कट्टा लिया थे। इसमें ही अगर आपको संतुष्टि मिल रही है तो क्यों 1400 रुपए का 1350 रुपए का बैग लेके आया? 1700 1800 जो भी क्यों लेके आए? देखिए मैंने पहले ही बताया, जितने भी यूरिया को छोड़ के आप सॉलिड रूप में खाद दे रहे, सॉलिड इन द सेंस दाने के रूप में, वो यूरिया के अलावा सब वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वो धीरे धीरे स्लो रिलीज के रूप में चलती है। स्लो रिलीज समझ रहे हो? मैंने पहले बोला जीवन पर्यंत, यानी जितने दिन की फसल है 120 दिन की तो 120 दिन उसको भोजन चाहिए। अगर 100 दिन की तो 100 दिन भोजन चाहिए, 80 दिन की तो 80 दिन भोजन चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो वो ऊंट नहीं है तो 1 दिन पानी पी के 7 दिन रह जाए, ऊंट रह जाता ना।
वो ऊंट नहीं है, उसको रोज चाहिए। आपको सारी यूरिया को छोड़ के खादे बेसल डोज के रूप में देना। पौधे का मुंह कौन सा है ये भी समझाते हो? क्या है मुंह? खाने का मुंह कौन सा है? जड़ है। और आप खाद कहां दे रहे हो? ऊपर। अब ये बताओ कि जड़ ऊपर आती है क्या मुंह के? किसी ने देखी हो तो मेरे को बता दो एक इंसान। अब लेकिन अपन सोचते हैं कि वो खाद जड़ के पास चले जाता है। हम कह रहे हैं कि वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो घुल के नहीं जाए। आपने प्लेस कर दिया उसके दाने को। आप कभी कभी देखते हैं कि साहब पूरे खेत में बुआई करी, कहीं सूखा रह गया, आप जुताई करते हैं तो वो दाना आपको दिखता होगा 100%। दिखता है कि नहीं दिखता? किस किस ने देखा है ये भी बताओ। दिखता है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो जैसे ही नमी मिलेगी, हाइग्रोस्कोपिक होगा, वहां से अपने तत्व छोड़ेगा और पौधे को देगा। सीधी सीधी उसकी हैबिट है। पौधे के अंदर एक तो मूल जड़ होती है, शीर्ष जड़ का, है ना, फिर उसके सेकेंडरी, टर्सरी कई सारी जड़ें निकलती है साइड में। और सबसे ज्यादा भोजन कौन सी करती है? छोटे बच्चे ज्यादा काम करते हैं ना, तो मूल जड़ तो ज्यादा काम नहीं करती। शुरुआत में जब वो प्रोमिल्स निकला है ना, उस टाइम उसको भोजन करके जब उसकी सेकेंडरी जड़ें निकलने लगती है, फिर वो पौधा अच्छे से विकास की स्थिति में आ जाता है। तो वो जो दाना है किसी भी पेरिफेरी में होगा, जिसको मिलेगा वही उसका शोषण करके पौधे को प्रोवाइड करेगी। लेकिन तब करेगी जब वो दाना जड़ के क्षेत्र में होगा, है ना। जड़ क्षेत्र में, जड़ क्षेत्र में नहीं होगा तो मैंने कहा जड़ तो ऊपर आ नहीं सकती। अपनी आदत क्या है? वही तो बीज फूकेंगे, वही खाद फूकेंगे और पानी पिला के उसको जर्मिनेट कर देंगे। अपना खाद लगभग कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड के साथ दाना वही है। आपने 2 जुताई करी, 3 जुताई करी, दाना नीचे गया, और जिस साल आप दे रहे हैं वो तो वहीं पड़ा है। गलती से कोई चले गया 2-4 दाने, तो 10 से 20% यूटिलाइज हो रहा है आपका खाद, अपने देने के तरीके के कारण। इसके लिए दूसरे अन्य फसलें हैं, डबल पेटी की सीड ड्रिल। डबल पेटी की सीड ड्रिल कोई लगाता ही नहीं, कोई यूज नहीं करता है। तब भी अगर उसको कटवा के सिंगल पेटी की कर दिया, लोड ज्यादा हो जाता है ट्रैक्टर पे, एवरेज नहीं देता यार। इसको वजन कम कर दो। खाद भरते हैं तो नहीं हारेंगे, कोई बोता है नहीं बोता, और फिर ज्यादा करेंगे तो उस बीज के अंदर ही खाद मिला देंगे। भाई वो रसायन है, उसके संपर्क में जैसे ही उसका नक्का आया दाने का, सड़ा देगा। सड़ा देगा तो खत्म, आपका प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। फिर कहोगे साहब हमारी जमीन तो बीज खाती है इसलिए बीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। बीज उसके दांत नहीं है जमीन के, लेकिन अपन थोड़ी सी तकनीकी रूप नहीं अपनाते, इसलिए अपने को ये जितनी भी खादें, इसको बेसल डेज के रूप में आप बीज से 2 सेंटीमीटर नीचे इसका इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा तो आपके समझ नहीं आएगी, लेकिन आप खुद कर लें। किसान सब टेक्निकल हो गए आजकल, नए नए जुगाड़ बना लेता है, ठीक है। या तो आप उसको बुआई से पहले दें और अच्छी तरह मिट्टी में मिलाएं ताकि वो नीचे जाए, या फिर डबल पेटी की सीड ड्रिल का इस्तेमाल करें, जिसमें खाद नीचे और बीज ऊपर रहता है ना। ये सब जानते हो आप, लेकिन करते नहीं, ठीक है। और ऐसा आ जाए घंटा कि साहब लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसके डबल पेटी की सीड ड्रिल हो, तो यहाँ पे लाइन लग जाए, हैं? होगा कि नहीं होगा कि लाइसेंस पहले डबल पेटी की सीड ड्रिल का फोटो और बिल बताओ तभी पट्टा मिलेगा, तो लाइन लग जाए साहब, डबल पेटी की सीड ड्रिल पूरे एमपी में खत्म हो जाए। इसका फायदा आवश्यक रूप से आपको मिलेगा, तो आपको उसका प्लेसमेंट विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आता है यूरिया देने की बात। यूरिया अपन कैसे देते हैं? यूरिया में भी अपनी धारणा है, फेंक के देता ही है। हम भी कहते हैं बेसल डोज में आप ब्रॉडकास्ट करके दें। अगर जितना स्प्लिट डोज में आप बढ़ाएंगे, स्प्लिट डोज यानी हम कहते हैं कि 1/3 नत्रजन की मात्रा बेसल डोज में जानी चाहिए, 2/3 के 1/3, 1/3, 1/3 के 3 पार्ट होने चाहिए, और 2 बार उसको बेसल डोज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके यानी फूंक के देना चाहिए। लेकिन एक ही बार में काला काटना चाहता है किसान। गेहूं को देख लो आप, 2 कट्टे देने एक ही बार में दे देगा, दोबारा जाने की जरूरत नहीं। देगा कब? कट्टे लिए सबसे पहला काम तो ये करता है कि यार कट्टे मेरे सिर पे बोझ है,
सबसे पहले तो मैं इनको फेंक दिया हूँ। पानी भले ही 3 दिन बाद लगाएगा, लेकिन कट्टे जैसे ही ट्रैक्टर में लाएगा, ट्रैक्टर को सीधा खेत पे ले जाएगा। 4 कट्टे फेंकने, 5 कट्टे फेंकने, फेंक के और अपना काम खूटा, काम खूटी के ऊपर। वो काम नहीं खूटा, वो यूरिया ही खूटी की, वो बचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भरी धूप में फेंक दिया तो शाम तक आपको 25% दाने भी मिले। अपना मजा, अरे लागिए, अरे सूखे डब्बे में कहां से लग जाएगा? लग जाएगा क्या? वो वोलेटाइल होगा, सूर्य का प्रकाश में आएगा और तो उसको ले जाए साथ। मैंने पहले कहा केसेस फॉर्म को कंडेंस करके बनाया। अपने को यूरिया देना, यूरिया हर किसी नमी में लगता है। अगर गीलापन है खेत में, उस समय वो डिसॉल्व हो जाता है और वो अच्छा काम करता है। अच्छा काम में क्या, जैसे आपने या तो पहले दे दिया साहब, मैंने तो जस्ट क्यारे में पानी छोड़ने के पहले दिया। अपने यहाँ पे क्या टेंडेंसी है, जितना लंबा खेत होगा उतने ही लंबे क्यारे, नागपुर से कानपुर तक। और आदमी सोचता है कि मैं बीड़ी भी पियाऊं, चाय भी पियाऊं, सिगरेट भी पियाऊं, गुटखा भी खाया तब तक मेरा क्यारा बन जाए। तो वो मोड़ता है वहां पे फावड़े से, ले मोटरसाइकिल में गाँव में ककड़ी करे उखाड़ के लो, तू तो हटा है क्यारा मोड़ी नहीं थे। अरे भाई क्यारा तो मोड़ दिया, अब ये बताओ कि वहां का गला गया, क्या वहां रुकेगा? यूरिया तो पानी में घुलता है। और फिर कई सारी ऐसी फसलें हैं जो छोटे दानों की, जिनको फूक के ऊपर ही बोना पड़ता है। इसबगोल है, आपके कलौंजी है, अजवाइन है, उनमें देखते हो तो जिसमें ढाल थोड़ी सी भी ज्यादा होती खेत में, उसमें मेरे सिर के बालों की तरह अजवाइन कलौंजी सब उगती है। यहाँ तो नहीं, और वहां नीचे पेड़ से पेड़ मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? वो क्यों हाथ ले लेता है? बताओ, पानी चलाते हुआ भाई, उसको जमाने के लिए कम से कम थोड़ा सा स्प्रिंकल सिस्टम या ऐसे सिस्टम का भी आप उपयोग करें तो ज्यादा बढ़िया। तो लंबे क्यारे दे, उससे आपको कई सारे लोग डॉक्टर साहब बताएंगे बीमारी भी इधर से उधर ट्रांसमिट होती है। एक क्यारे से दूसरे क्यारे में ऊपर लगी है तो नीचे हो जाएगी। आपके न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। और फिर जितना पानी नीचे जाएगा, और क्यारा भरते कहां तक, जहां तक उसके ऊपर लेवल लिया, और जितना पानी ऊपर भरा है, जितना नीचे जाएगा, वो जड़ क्षेत्र में नहीं रोके, पानी के साथ में परकोलेट हो जाता है। तो नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। सही काम कब करेगा? पहले आप पानी छोड़े, मेहनत होगी। देखो, आप मेहनत की, किसान खा रहा है और उसके साथ में ही मेहरबानी करेगा तो अच्छी बात। आप पहले पानी छोड़ दे क्या रहे। अब मैं कहता हूँ हर जगह, तो वो कहता है गीला पे कोई चाले। अरे भाई, आप अगर मुस्तैद हो, आप चाय नहीं पी रहे, पहले क्यारे में पानी छोड़ दो, छोड़ के दूसरे क्यारे में मोड़ोगे ना, तो पानी एकदम बिजली की तरह नहीं बगता है। वो गीला होके तो जाएगा, उसके आगे आगे आपको चलना है सूखे में। क्यारा कितना से थोड़ा आता है मेरी एक बात, क्या उसमें यूरिया नहीं फेंक सकता है किसान? लेकिन वो तब फेंकेगा जब चाय पीने नहीं जाएगा। 5 घंटे लाइट आई तो 5 घंटे खेत में रहेगा, तभी वो जो पैसे का दिए आपने 270 रुपए कट्टे के, उसका पूरा पूरा दोगुना कर पाएगा। फिर बात आती है कि कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गए, कई सारे आपके जैसे 19 18 और अब तो गवर्नमेंट ने आपके नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी निकाला। इससे भी आप इनकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन 100% इस पे जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही नैनो पार्टिकल से, नैनो मतलब बहुत बारीक पार्टिकल है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्प्रे मॉड्यूल क्या है, जैसे यूरिया तो पहले 4% का आता है, 20% का कर दिया। इसको 2-3 स्प्रे, मैंने कहा ना कि भोजन उसको कंटिन्यू चाहिए, तो 2-3 स्प्रे ऐसी स्थिति में करते हैं, क्योंकि स्टार्टर डोज में आप इसे दे नहीं सकते। स्टार्टर डोज में तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर जो दाने वाला देना ही पड़ेगा। अगर उसकी रोस्टिंग कम करना चाहते हैं और आप नैनो पे ज्यादा चाहते हैं, तो नैनो के 50% डोज जो आप ब्रॉडकास्ट मेथड से दे रहे हैं, जो 2/3 यूरिया के पार्ट दे रहे हैं, वो नैनो से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब करेंगे जब उसका लीफ एरिया बड़ा होगा, क्योंकि नैनो पार्टिकल जो है ये आपके पत्ती के स्टोमेटा के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वो सिस्टम है, सीधा मान लो कि आदमी अगर खुद से खाना नहीं करा, बीमार है, तो उसको ड्रिप लगा के आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेम वैसे ही मटेरियल है, चाहे इसकी ले लो,
चाहे 19-19-19 की ले लो, ठीक है ना। अब नैनो यूरिया डीएपी को आप पानी में चला के उसका पूरा पूरा दोहन नहीं कर सकते। कई बार किसानों के फोन आते हैं, पानी में चला देता, पानी गिर गया तो इसके साथ मिला। किसान एन के प्रकार अच्छी पैदावार लेने के लिए मेहनत करता है, लेकिन सही दिशा में करना है अपन कि क्या वो काम करता है। कई किसान कहते हैं ऐसा, इसके साथ मिला दे, अपने कीटनाशक छिड़काओ इसके साथ मिला, फफूंदनाशक छिड़काओ इसके साथ मिला दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यदि फर्टिगेशन करनी है यानी उसको उर्वरक देना है तो सेपरेट ही स्प्रे करना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टीम में साइंस में जाओगे आपकी भी पल्ले नहीं पड़ेगी। बस आप तो ये ध्यान रखो कि करिए, लेकिन सेपरेट स्प्रे करिए उसका अलग से, तो आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, चाहे अफीम हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, 60 दिन के बाद में नत्रजनधारी ग्रुप का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करो, क्योंकि अधिक नत्रजन बाद में क्या होता है कि इन चीजों में पहले तो इनका वानस्पतिक वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि होने के बाद में पहले अंटी जैसा लहसुन रहता है, इतना सा ही प्याज रहता है। जब उसकी 60-65 दिन 70 दिन का होता है तो फिर वो भोजन कंधे में उतरने लगता है, और जब उसके कंधे में उतरने का समय इधर से आप बूस्ट कर रहे हो उसको यूरिया भी, तब क्या होगा, वो दोनों ही काम एक साथ करें। ये आपके जो जलेबी डूंगलियां बनती है, बोचड़ियां उसमें बनती, साहब खेत खराब हो गया। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है तो यूरिया की जगह आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग लहसुन में करें। ज्यादा आपको जो ये रबर जैसा रबरीनेस हो जाता है, रबर जैसे पत्ते हो जाना खींचने वाले, रबर जैसे पत्ते आपके अफीम में भी हो जाते हैं, रबड़ जैसे हो जाते हैं, तो इसको बचने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको 60 दिन बाद में किसी में भी नत्रजनधारी उर्वरकों का उपयोग नहीं करना है यदि बीमारियों से बचना है और आपको अन्य फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचना है, तो इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना। पैदावार किसान ले लेता है, दूसरे एक टॉपिक पे मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूंगा। पैदावार किसान ले लेता है, लेकिन अभी बोरा साहब कह रहे थे कि आप मंडी में ले जाकर ढेर करते हो तो आड़ के आता है, हाथ जोड़ता है। मैं मंडी लेवल की बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको अपने उत्पाद को बेचना आना चाहिए। अपने जिले के किसानों को आ गया, आज देखते हो बॉक्स पैकिंग में गार्लिक लेके आ रहे ना, बॉक्स पैकिंग में भी अगले की डिमांड 6 गांठ की है, तो 6 गांठ की नेट वाली थैली में उसको बढ़िया पैकिंग करके बॉक्स में जमा के वो, ठीक है, और उसकी रेट 1000 रुपए 1500 रुपए आपको वैसे ही ऊपर मिल रही है। जबकि बॉक्स और नेट की अगर आप देखें तो कॉस्टिंग इतनी नहीं आ रही है क्या कुंटल, नहीं आ रही ना। तो मान लो 500 रुपए का खर्चा करके 1500 रुपए आपने कमाए, तो किसका बड़ा पैसा, आपका बड़ा। सेकेंडरी एग्रीकल्चर हमेशा अच्छा पैसा देके जाती है, लेकिन उसके लिए आपके पास समय चाहिए और करने वाला चाहिए, जीन चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आपको आदमी वहां कौन करेगा, बॉक्स लाएगा, कौन थैलियां लाएगा, वो में डाल के और ले जाओ अपने तो मंडी में। यहाँ तक कि किसान ग्रेडिंग करके भी माल मंडी में नहीं ले जाता। हाथ से ये है कि दूसरे का देख के उसको मलाल होता है, लेकिन अपनी गलती का मलाल करना नहीं सीखा। गलती क्या थी उसकी, अगर वो अच्छी गांठ हो, छोटी अंटी वाली गांठों को अलग ही कर देता, तब भी उसको दोनों के डिफरेंट प्राइस मिलते। और मिक्स हो गया तो अब वो बनिए को पता है कि इसमें कितने परसेंट है, वो उससे भी ज्यादा परसेंटेज छोटी के लगा के गोली लगाता है। आप देख लो कौन पैसा ज्यादा देता है, कोई देना चाहेगा क्या ज्यादा, सब कमाना चाहते हैं ना ज्यादा। तो आपको पैसा, सबसे पहली बात तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे जाए, सेकेंडरी पे नहीं जाए तो कम से कम अपने मटेरियल का ग्रेडिंग उत्पाद मंडी में लेके, सेकेंडरी एग्रीकल्चर में ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडरी में भी लहसुन में आपको मैं नहीं कह रहा कि बेस्ट बनाओ, अभी ई मार्केटिंग का ऐसा टाइम आ गया है, आपके रिलायंस, स्विगी, कई सारी कोरोमंडल, ये कई सारी ऐसे बड़े बड़े हब हैं, हर जिले में बड़ी बड़ी जगह इनके रिटेल स्टोर्स, जिसमें सब्जियां, सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के आपके ये लहसुन प्याज हो, अन्य मसाले वसाले सब अपनी पैकिंग में, ये रॉ मटेरियल
परचेज करनी है, लेकिन इनकी डिमांड होती है, गांठ की साइज की इनके स्पेसिफिकेशन होते हैं। अगर उन स्पेसिफिकेशन पे आप करते हैं तो ई मार्केटिंग में जो मंडी में बेच रहे हैं उससे 1.5 से 2 गुना पैसा मिल रहा है किसान। अपने यहाँ का किसान जयपुर जाके प्याज बेच रहा है, कुछ मिल रहा होगा तभी तो बेच रहा है। लेकिन 4 बोरी की प्याज पैदा किए या 25 1 ट्रॉली प्याज पैदा किए और ट्रैक्टर लेके जयपुर जाओगे तो आपको जो है जो पैसा भी लगा के घर आ, वो तब होता है जब एक क्लब होके आप उस चीज का, मान लो कोई भी गांव में बांध दे गया है तो वहां के 20 किसान अगर गार्लिक कर रहे हैं तो 20 किसानों ने 25 किसान 50 किसान टाई अप किया किसी कंपनी से, और उसकी जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपने मटेरियल उसको दिया। निश्चित तौर पे मंडी के मुंह देखते हैं आपको नहीं पड़े, मंडी में भी जाते हैं तो ई मार्केट का ई नेम से वहां पे गेट पे है, आप चाहे तो दुनिया की किसी भी मंडी में अपना माल बेच सकते हैं। बेचा किसी ने अभी तक? बेचा क्या मंडी में किसी ने? ई मार्केट है कोई है यहाँ पे? पता किस किस को है कि वहां पे है? ऐसा है पता किस किस को है पता, लेकिन बेचा नहीं। क्यों? क्या डर रहा है उसमें? आप सुनने हैं ना, जरूरी नहीं है आपको सेल करना है। अगर आपकी प्राइस नहीं मिल रही है बिल्कुल आप ना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे फाउंडेशन किसी का नहीं है, लेकिन आप उसकी ट्राई करें। जब उसकी ट्राई करेंगे तो यहाँ की जो मंडी की मोनोपोली है ना वो तोड़ना जरूरी है। कई बार भाव क्या होते हैं, भाव एक जगह से नहीं चल रहा है। अब आपके तेलों की ले लो, तेल वाली जितनी फसलें हैं केएनसी से चलता है साहब, केएनसी के भाव क्या चल रहा है? केएनसी के भाव दिन में 4 बार अप एंड डाउन होते हैं, किसान को पता ही नहीं है सुबह क्या खुला। कोई कहता मेरे तो इतने बिक गई, उन्होंने 5 रुपए ज्यादा लगा के दूसरे के रेट को खुश उससे नहीं, क्योंकि किसान बोला है मंडी में जाता है उसको पता ही नहीं है साहब किसने माल खरीद किया, वो तो बाद में पर्ची लेके घूमता रहता है किसके बोरी लानी है। लेकिन अब आपको एडवांस होना पड़ेगा, कंपिटिटिव जमाना आ गया है। आपको ई मार्केटिंग पे आप बेचे एक बार, अरे कुछ नहीं 5 बोरी बेच के तो देखो क्या हो जाएगा। ऐसे ही तो सीखेगा किसान, कैसे सीखेगा? और उस ई के नाम से, अंग्रेजी के नाम से डर के, और हमने तो ढेर लगाते थे पता नहीं क्या है, पैसा भी आएगा नहीं आएगा, कौन देगा पैसा, कैसे देगा। वहां वहां पे मंडी ने आदमी बिठा रखे हैं आपको समझाने के लिए, आप स्टेट मत हो, वहां पे स्पेशल 4-5 लोग बैठा रखे इसके लिए कि किसान के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। क्योंकि अच्छे दाम पे ऑल ओवर इंडिया जब मार्केट खुला है, ओपन है, तो क्यों अपन यहाँ पे बेचे? अपन को जहां अच्छा लगेगा वहां पे अपन सेल करेंगे। देखो एक तो किसान ही होता है, मार्केटिंग किसी करेंगे? मार्केटिंग एक तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आप मेरे को गंजा हो, मेरे को कंगा नहीं बेच सकते। शुरू में आप बताओ सो यार इसके बारे में, इसको कंगा कौन बेचे है, ये लेगा कहां से, ये क्या करेगा? होता है ना, कौन बेच सकता है यहाँ पे गेंदे को कंगा? कोई है? कोई भी नहीं है। ये सर है इसलिए बेच सकते। देखिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट का आप देखते हैं ना बाजार में कितने धनिया के पाउडर के 25 तरह की कंपनियों के पैकेट, और अलग अलग क्या सुंदर सुंदर धनिया, अंदर भले ही कचरा जो कुछ भी हो, लेकिन बाहर उसका जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी आपने डिस्प्ले करी, मान लीजिए मेरे कोई कहा ऐसा है मेरे जैसे ही है, मैं इनको कंगा लेके जाऊंगा, मेरे तो बाल ही, अरे साहब इस कंगे से आप कंगी करोगे खाने में भी तो 10 दिन में आपके बाल उठने लगेंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, और आपका नर्वस सिस्टम ये हो जाएगा। 25 चीजें आपको बता दोगे, एक चीज आपके दिमाग में घुसी, अरे यार 10 रुपए का कंगा, क्या पता मेरी किस्मत ही बदल जाए, वो ले लेगा नहीं लेगा। लेकिन कोई किसान ऐसा है जो कोई वेराइटी लहसुन की 323 282 लेके गया, उसको तख्ती लगा दी कि मेरी ये वेराइटी है, मंडी में किसी ने किया आगे तक? पूछते ना, लाया तो हाँ तो लायो, प्याजी दिया, प्याजी लाया तो हाँ जी लाया, 50 बार घुमा देगा, पता है कि लेनी है वेराइटी। अरे ठोक के बोलो ना, आपके वेराइटी वही है। कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस होगे तभी तो कोई काम कर पाओ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपको अपने आप में करना है। आप फर्टिलाइजर लेने जाते हो तो किसी दुकान वाले की से रहते, हमारे को बड़ो खाद चाहिए भाई, आपके खेत की क्या दशा है उसको पता है,
उसको उसकी दुकान की नशा का पता है कि मेरे ज्यादा माल कौन सा पड़ा है। या वही लो, ये 4 कट्टा तो 2 कट्टा ही हो, और 30 ही हो, और 14 ही हो। अरे भाई, आपको मैंने बताया कि आपको खुद के खेती में कितने एलिमेंट की जरूरत है, आपको खुद को पता है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा, रामबाण हाथ भूमिका को मानते हो। उसको बिल्कुल हर जगह तेल में तरकस यूरिया का लगा के साथ है। यूरिया का लाड बिल्कुल नहीं रखे, बहुत ज्यादा लाड हानिकारक हिस्सा में आपको ले जाएगा। दिन पे दिन अपने खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, पीएच मान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 8 पीएच चले गए किसी खेत का तो धीरे धीरे 8.5 तक जाएगा, और फिर आपको उसके सुधार के लिए अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। किसान भाई संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। साथ में मेरे एक यहाँ से बैठे अगले किसान ने बताया कि ढेचा पहले सन बीजा बोते थे ना, ढेचा पे वही काम करता है। आज सन बीजा देख रहे हो कुछ बीजा, आप चवला देके चवले को काट दो, लेकिन काटना कब है? फूल आने से पहले। बिल्कुल छोटे छोटे अगर ढेचे को बो के फूल आने से पहले आपने काट दिया, आपका खेत 2-3 साल के लिए जीवित हो गया। उसमें ह्यूमस 38 दिन फूल आने से पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी उसमें फूल आता है आप देख लेना, जिसमें फूल आ गया उसमें रेशा बन जाता है। जब उसका रेशा बन गया, रेशा बनने के बाद में वो गलने में समय लेता है। कच्चा बिल्कुल 5 दिन में तो आपको वहां दिखेगा ही नहीं, छोटे छोटे चॉपिंग करोगे काला हो जाएगा खेत, पोरोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, और निश्चित तौर पे आपके खेत की दशा सुधर जाए। लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस, मैं नहीं कहता कि सारे में एक साथ दो बीघा को आप रिफ्रेश करो, अपनी जमीनों को रिफ्रेश करना जरूरी है। अफीम बोओगे तो साहब चिन्हित कर रखा है, यही खेत है मेरा, इसमें बोऊंगा। नहीं साहब, दूसरी जगह होता हूं तो होती नहीं, उसको इतना सेचुरेटेड कर रखा है आपने। भाई हम 25 टन कहते हैं, मेरे हिसाब से हर साल लगा रहे हो ना, तो कितने टन तो गोबर की खाद है उसके अंदर, और उसमें सोयाबीन बोया तो सोयाबीन के फलियां नहीं लगती, बेटा जाती है। क्यों बेटाएगी? क्या कारण है उसमें? कारण वही है, उसमें भाई जितना पोषक तो वो बलिष्ठ तो हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चे नहीं पैदा, क्योंकि उसका मन ही किसमें? पढ़ने में, उसको मिल रहा है, खा रहा है तो पढ़ा है, और काम ही नहीं करेगा, खाता खाता आदमी क्या करेगा? पहलवान क्या मेरे जैसा हो जाएगा? मेरे से भी डबल। ठीक है, तो आपको इस और विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भी कोई प्रश्न होंगे, मैं आपके बीच में हूँ। आप लोगों ने मेरे को अपनी तन्मयता से सुना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, आपका पूछना। देखिए, फास्फोरस होती है 11% सल्फर होती है, तो सल्फर तो उसमें मिल गई, और बनता किससे है? रॉक फॉस्फेट से। 2 तरह की रॉक फॉस्फेट आती है, बीआरपी और सीआरपी। सीआरपी तो बाहर से विदेशों से मंगाते हैं, बीआरपी अपने जावर बोलता वाइल्स की मिट्टी, उसमें फास्फोरस की मात्रा है। अब बाकी उसको उस ग्रेड में लाते, वो कितने परसेंट की होती है? 33%, 33%। लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं, उसको क्योरिंग कराई जाती है। क्योरिंग हीट बना के उसमें H2SO4 मिला के क्योरिंग कराई जाती है। उसके पश्चात उसकी ग्रेड को मेंटेन करने के लिए उसमें फिलर नहीं होगा। उसमें फिलर कहता होगा अपने थर्मल की राख। ठीक है, पहले लोगों को भ्रांति थी कि साहब राखुड़िया में तो डालते कचरा आ जाता, कचरे का कारण था पहले थर्मल क्या करता था, कैप्सूल नहीं बने थे। आप जानते हो ना, कैप्सूल लंबे लंबे ट्रक चलते हैं जो बीच में से हो, पहले कैप्सूल नहीं बने थे। और ये थर्मल क्या करता था, बाहर डंप कर देता था, एलिवेटर से आता था, बाहर डंप हो जाता, कचरा मद्दा सब था, और गाजर घास सब भी उसके अंदर, वो ट्रकों में भरता था, सुपर फास्फेट कंपनियों के पास आ जाता था, वो उसको फिलर को यूज करती थी। ठीक है, वो गलसड़ वही जाता था, और गाजर घास का इनका बीज 10 साल तक नहीं करता, पकड़ सड़ा हुआ तो है, वो उसके अंदर से निकलता। अब क्या करते हैं, उस कैप्सूल में डायरेक्ट वहां से फिल करते हैं, उसी के अंदर मशीन से फिल करते हैं, कहीं बिल्कुल उठने का सवाल ही नहीं है, तो वो फिलर के रूप में इसलिए ऐसे ही डीओपी में आती है। मेन जो इंग्रेडिएंट है, आप खांसी की दवाई ले रहे हो, आप एक टेबलेट ले रहे हो, एक 100 mg की है, एक 200 mg की है, 500 mg गोली की साइज सेम, तो आप कहते हैं गोली तो इतनी सी है, ये 500 mg, ये 100 mg, ये 50 mg, उनमें भी फिलर आता है। आपके कैप्सूल आता है, काय का बनता है? जिलेटिन का, उसके अंदर जो बॉल्स निकलती है, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में होता है,
जिलेटिन गलता है, पाउडर यूज होता है, वो फिलर है। ऐसे ही इनमें जो अन्य मात्रा है वो फिलर के रूप में काम में ली जाती है, वो बेनिफिशियल होती है, हार्मफुल नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ बता। हाँ, आपका प्रश्न ये, नकली वैकेंसी की पहचान कैसे करोगे? सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं नकली हो सकता है ना, हो सकता है चंपालाल जी लिया है वही दत्ता बना के, या नहरू का गया हो काक साहब लिए पचोरी साहब बना के। यही मैं पूछना चाहूँ, विश्वास किस पे करोगे? किस पे करोगे विश्वास? पहली बात, हम लोग विश्वास करें, मतलब एक कोई ऑथराइज संस्था है जैसे कृषि मैं संस्था है जिसमें मैं वो सीधे आ रहा हूँ, 2 मिनट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। विश्वास किस पे करोगे? मान लीजिए चंपालाल जी के पास आए, और चंपालाल जी किस पे विश्वास करेंगे? ट्रस्टेड कंपनी जो होगी इस पे। आपका डीएमसीसी का एसएसपी आता था, किस किसने नाम सुना? धर्म सिंह मोराठी का एसएसपी आता था पहले, आता था बेटे की जांच आता था, उसकी मिट्टी में भी 16 से नीचे फास्फोरस नहीं निकलती थी, और उछल के बिकता था मार्केट में निकल। अरे वो है, देखो चांदी की अंगूठी और ये काली होना एस्ट्रोसोफर का कमाल है, काली होना कोई उसकी पहचान नहीं है। हाथ में गंद का, मैं मेरी बात सुनो, क्योंकि अपन कंपनियों में जाएंगे तो अपना सारा कंपनियों में रह जाएगा। मैं एक नटशेल में आपको समझ में आ जाएगी कि फेथ होना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, किसान उसका टेस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका प्रश्न यही है कि किसान को कैसे पता लगे कि नकली है कैसे। किसान उसको टेस्ट इसलिए नहीं कर सकता कि देखिए वो ग्रेन्यूल फॉर्म में हीट देते हैं, बनाते हैं, ठीक है, अब उसको ब्रेक करके उसका फास्फोरस का पता लगाना आसान खेल नहीं है, वो लैब में ही जाए, लेबोरेटरी टेस्ट भी होगा, आप नहीं कर सकते। कोई कहता है ना कि नहीं यार पाँव से फोड़ लिया कि फूट गया तो इसमें पानी में गला दिया जो हो गया, तो फालतू की बात है, उससे कोई आपका अभी राजस्थान में पकड़ेगी कितने इफ्को को पकड़ा गया है ना, इफ्को तो नहीं जा रहा था वो फरवरी, वो बेईमान सारे सागरी का बनाया उसने इसके तालाबों की रेल से। ठीक है भाई, अजमेर में जो पकड़ा गया उसके बाद में कई जगह छापे मारे गए। आपको अब इफ्को के ऊपर कौन विश्वास नहीं करेगा साहब बताओ? चंपालाल जी पे करेगा, चंपालाल जी इफ्को पे करेंगे? भाई इतने बड़े जो फार्मर के हित का जो संस्था चल रही है वो कभी बेईमानी करेगी? नहीं करेगा ना। लेकिन अब ऐसे घुस जाएंगे तो उसका टेस्ट वो लैब में ही हो सकता है, आपसे नहीं। फिर भी काफी कुछ अंकुश है गवर्नमेंट का, 100% तो नहीं कर पाती है। कहाँ पे लैब है? मंदसौर में भी नहीं है। किसने कह दिया मंदसौर में? उसने कह दिया वो गलत, वो नकली है मेरे जैसे। ठीक है ना, भोपाल में ही लैब है, ये नमूने वही जाते हैं, ठीक है, वही टेस्ट होते हैं। मंदसौर में नीमच व्यवस्था, नीमच में तो मंदसौर में हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये बड़ा इश्यू है गवर्नमेंट लेवल का। लेकिन फिर भी आपको किसान को अच्छी कंपनी में जाना चाहिए जो रेपुटेड कंपनी। ठीक है, ओके, हाँ हाँ भाई 80% WDG आता है, उसका इस्तेमाल करेगा। देखो सल्फर कंटेनिंग परसेंट का मतलब आपको पता लग गया, 80 90। ठीक है, अब आप रेट पे जाए, क्योंकि अपन उस पे 80 90 पे जाते कब है? जब फसल बो दी, निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो तब याद आता है कि यार तुम सल्फर नहीं, सल्फर ले लो। स्पेशल डोज नहीं रखनी, मैंने क्या बोला? थंब रूल है, आपको देना है स्टार्टर डोज के रूप में, आप पहले दे स्पेशल डोज दे, शुरू में देते हो ना। अगर आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो देने की जरूरत ही नहीं। क्या डाल रहे हो? डीएपी के रूप में डाल रहे हो, तो आप 80% WDG इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, क्योंकि अपन को कॉस्ट इफेक्टिव भी बनना है।
लाखों रुपए पे नहीं करना। मैंने क्या कहा, इसमें अफीम में आप 1700 रुपए के कट्टे को घोल के डालने का तो आपका 270 का करना, तो नहीं करना ऐसा काम। जी, जैसे ऐसे प्रोग्राम में आने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। अगर फिर भी किसान यूज करता है तो हमारे गले फाड़ने का, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का। अपन रोटी खाने थोड़ी आए, रोटी तो यहाँ नहीं आते तब भी खाते थे, मिलती ना 2 टाइम की रोटी। तो इसलिए आने का अगर आप फायदा लेते हैं तो ये थोड़ी सी तकनीकों को इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर आप देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान संगोष्ठी के दौरान लहसुन, प्याज और अफीम को लेकर नीमच कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को राय दी गई, साथ ही उनके सवालों के जवाब दिए गए, महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। ये सभी जानकारियां हम 3 एपिसोड में जारी कर रहे हैं। आज पहला भाग जारी हो रहा है, जल्द ही दूसरा भाग आएगा। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।